तो कल ये कॉन्सेप्ट इनिशिएशन था कि पहले मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया जब मैं वाइल कंस्ट्रक्शन मेरे माइंड में पहला थॉट ये आया था मेरी गाड़ी को देख के कि इसमें जो ये है इसको अगर मैं ऐसे इंक्लाइन कर देता हूँ तो मेरा जो फोर्स ट्रांसमिशन है और सबसे हाँ बिल्कुल सही सबसे पहला मेरा यही थॉट था कि इसको ऐसे इंक्लाइन किया है तो इसको भी ऐसे इंक्लाइन करता हूँ तो क्या होगा कि ये एच यहाँ से ये लिंक्स कनेक्ट होंगी और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर में यहाँ पे कहीं अपना एच बनेगा और ये स्प्रिंग ऐसे लग जाएगी। तो जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल आएगा ये स्प्रिंग परपेंडिकुलर में कंप्रेस होगी और इजीली ऑब्स्टिकल के ऊपर से क्रॉस कर जाएगी। अगर ये इंक्लिनेशन मैं बढ़ाते जाऊंगा जितना ज़्यादा उतना इजी होगा स्प्रिंग का कंप्रेशन और जितना इसको अल्फा को कम करते जाऊंगा लेकिन अल्फा जो मैंने रिसर्च पेपर में डिफाइन किया है वो रिलेटिव एंगल है इनबोर्ड और आउटबोर्ड एक्सिस के बीच का। ठीक है तो पहला हाँ बिल्कुल सही पहला थॉट मेरा यही आया था रिसर्च के ड्यूरेशन में कि इसका जो इंक्लिनेशन है उस सेम इसी का ये रखते हैं। ठीक है अब मैंने क्या सोचा कि बिफोर सिमुलेशन इसको सिमुलेट करने से पहले अगर मैं ये वाले हार्ड पॉइंट्स वही रखता हूँ और ये जो हार्ड पॉइंट्स पहले स्ट्रेट थे ऐसे हार्ड Yes, sir. पॉइंट्स मैं समझा देता हूँ एक बार ना थोड़ा सा देख लो। हम्म, कैसे निकालते हैं सॉलिड वर्क से हार्ड पॉइंट और कैसे इनपुट करते हैं ना मैं दिखाई देता हूँ एक बार थोड़ा सा तुम लोग को लगेगा कि हाँ कैसे होती हैं चीज़ें। ज्योमेट्री ज्योमेट्री कहाँ है चलो यही देख लेते हैं। ठीक है ये 2D ज्योमेट्री ऐसी बनती है ये फ्रंट का है ना। ठीक है ये प्लेन हटाओ ये लाइंस दिख रही है ये अपर ए आर्म है और ये लोअर ए आर्म है ये टायर की लाइन है ये वाली ये तुम्हारी स्टब एक्सल है और ये किंग पिन इंक्लिनेशन की एक्सेस है। 2D ज्योमेट्री के बाद ये 3D ज्योमेट्री ऐसे बनती है ज्योमेट्री इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका केवल यूज उसका है फंक्शनैलिटी का है डिजाइन अभी आया ही नहीं है। तो अब सपोज ये पॉइंट है ये पॉइंट के पैरामीटर यहाँ दिख रहे हैं तुमको क्या दिख रहा है माइनस -7. है ना। तो ये किस ये 3D पॉइंट है ना ये तो कार्टेशियन प्लेन में ये 3D पॉइंट है ये अपना ओरिजिन ओरिजिन आप डिफाइन कर सकते हो मैं चाहूँ ओरिजिन इस पॉइंट पे भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है तो एक एक उसका डायमेंशन डायमेंशन नापने का पता नहीं कुछ तो था यार एक प्रॉपर तरीका था बट इन जनरल आप पॉइंट पे क्लिक करोगे ना तो भी उसके पैरामीटर्स दिख जाएंगे जैसे इसके दिख गए। ठीक है फिर इसको नोट करके ये वाले के देख लिए तो तुम इसमें देखोगे कि दोनों का एक्स डायमेंशन सेम है एक्स एक्सिस ये यहाँ पे ही दिख रहा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री Yes, sir. एक्स ये डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन है ये जेड डायरेक्शन है। तो अभी कहाँ सा कैसा ये ओरिएंटेशन में क्लियर है तो देख लो। ठीक है ये है इनर इसको ओ बी जे मतलब आउटर बॉल जॉइंट और आई बी जे इनर बॉल जॉइंट्स भी बोलते हैं। तो आउटर में ये है बॉल जॉइंट और इनर में दो आते हैं ये ए आर्म्स के लिए। तो जैसे ये तुम पैरामीटर इसका देख लिया इसके कोऑर्डिनेट नोट डाउन कर लिए सिमिलरली इसके नोट डाउन कर लिए फिर लोअर के इसके नोट डाउन कर लिए इसके देख लिए इसके देख लिए ये टोटल छः तीन ऊपर के तीन नीचे के एक ये 7 8 बस और टायर डायमीटर आप डाल दोगे तो ये दोनों डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। ये जो पैरामीटर्स हैं ये मैंने लिख लिए सपोज कहाँ लिखे मैंने अपने रफ वर्क में यहाँ लिखे देखो ये दिख रहे हैं दिख रहे हैं ना। Yes. Yes, sir. ये व्हील स्पिंडल पॉइंट्स हैं व्हील सेंटर पॉइंट्स ये सारे डायमेंशंस एमएम में हैं जो तुम्हें उसमें दिख रहे थे ना वो इंचेस में थे इसलिए तुम्हें छोटे डायमेंशन ये उसको मैं मिलीमीटर में
शिफ्ट कर दूंगा, फिर इस पर क्लिक करूंगा ना, पहले एडिट पे जाऊँ, देखो ठीक है, दिख गए 189.99 446, ठीक। ये भी दिख जाएंगे ऐसे सिमिलरली। एक ये जेड डायमेंशन या पता नहीं कोई एक, ये एक्सेस मैंने ऊपर लिखी थी, इसकी दिख नहीं रही है तुमको एक्स वाई जेड में। ये तुमने जब कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए ना, तो ये कोऑर्डिनेट्स तुमको लोटस शार्प करके एक है सॉफ्टवेयर, जैसे नाम सुना है ना, उसमें सस्पेंशन पॉइंट्स डायरेक्ट डल जाते हैं। मुझे याद नहीं है कि मेरे में अभी भी इंस्टॉल्ड है या नहीं। पर इसमें देख लेता हूँ। किधर है लोटस प्रोजेक्ट्स, नहीं है। हो रहा है, ओपन हो रहा है। मुझे ना कुछ बंद करना होगा, वरना डोंट से, वरना ये कल जैसे क्रैश कर जाएगा, एकदम बताता भी नहीं। ठीक है, ये है तुम्हारा लोटस का सॉफ्टवेयर सस्पेंशन एनालिसिस का। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, मैं 1 मिनट समझा देता हूँ करने के चीजों को। कि जब तुम्हें सिमुलेशन करना है, कौन सा ज्योमेट्रिक सिमुलेशन तुम्हारे मैकेनिज्म का, तो तुम्हारे पास एक तो ये तरीका है कि तुम्हें सिमुलेशन में केवल मतलब है रिजल्ट से। ठीक है, रिजल्ट्स क्या होंगे मैं बताता हूँ। रिजल्ट्स में बनेंगे अपने एज इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, रिजल्ट्स तुम्हारे होते हैं, तुम्हारा कैस्टर एंगल का वेरिएशन क्या आ रहा है, डायनेमिक डायनेमिक सिमुलेशन है ये। डायनेमिक मतलब इसमें रोल सिमुलेशन होगा, राइड होगा, राइड मतलब बम्प ड्रूप, और बताओ डम स्टीयर बम स्टीयर बम्प स्टीयर तो वो है, ग्राफ निकलता है, ये रिजल्ट्स में आता है, बम्प स्टीयर का ग्राफ बन जाता है। और कैस्टर कैम्बर, ये सारे ग्राफ्स लोटस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर निकाल देते हैं। बट लोटस लोटस का कोई सेंस नहीं, मतलब मैं लोटस बोल रहा हूँ ये नहीं कि लोटस से ही होता है। सिमुलेशन करने के हैं ऐसा कि एक होते हैं स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या होता है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी कोडिंग हो चुकी होती है, ऑलरेडी कोडेड एज पर रिक्वायरमेंट। तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में आ जाएगा अपना लोटस, एडम्स, कार, ये सब वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो लोगों ने, जो दूसरे लोगों ने या और जो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या है कि डिजाइन कर दिए गए, क्योंकि बार बार स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना के उसमें पैरामीटर्स इनपुट करके फिर रिजल्ट्स निकालना वो टीडियस टास्क है। और एक है लॉन्ग वे, मतलब जैसे कि सस्पेंशन का एनालिसिस नहीं है, बट कोई भी रैंडम मैकेनिज्म है तुम्हारा, कोई इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म है, मतलब कोई तो ऐसी सपोज 4 बार चेन है ना, 4 बार चेन, सबकी लेंथ अलग है, ए बी सी डी। अब तुमने डी लिंक को फिक्स कर दिया, ये थीटा का वेरिएशन इनपुट दे दिया, थीटा तुमने सपोज दिया, थीटा वेरी करेगा साइन ओमेगा टी से, ये तुमने साइन, ये थीटा का वेरिएशन डाल दे, तुम अब बोलो कि मेरा ट्रांसमिशन एंगल का वेरिएशन, म्यू का वेरिएशन क्या है मुझे जानना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मदर सॉफ्टवेयर यूज करना होगा। मदर सॉफ्टवेयर है मैटलैब। मैटलैब सुना है सबने? यस सर नाम सुना है मैटलैब का? यस सर यस सर। मैटलैब में बहुत सारे ब्रांचेस हैं सॉफ्टवेयर्स की, उसमें से एक है सिम्युलिंक। इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। मैटलैब की खुद की कोडिंग होती है, मतलब खुद की क्या है, पाइथन जैसी ही होती है इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो तुम एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें डिजाइन करनी है कि 2D प्लेन में तुम ये सारी लिंक्स
का जो लेंथ है ये यूजर से इनपुट करवा लो, फिर थीटा का वेरिएशन इनपुट करा लो यूजर से, फंक्शन इनपुट करा लो कि थीटा यूजर डाल दे कि साइन ओमेगा टी से वेरी कर रहा है। तो पूरी कोडिंग तुम करते हो। तो एक जैसे सी कोडिंग तुमने पढ़ी होगी ना फर्स्ट ईयर में, कोडिंग सबको आती है बेसिक? यस सर। अरे कोई और भी बोलो। बेसिक आता है सर। यस सर। बेसिक आता है। तो क्या पढ़ा था कोडिंग में, कोई बता दो थोड़ा बहुत। मतलब एरेज, लूप, करते क्या थे फंक्शन। जैसे? हाँ तो तुम्हारे पास क्या होता था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन आया, तुमसे बोला ये कोड लिख दो, ये जो कि तुम्हारा आंसर हो जाता था। और क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है वो ये कोड सॉल्व करके रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दे। यही काम होता था ना, जैसे कि कुछ प्रिंट करना है, एरे प्रिंट करना है, सीरीज ऑफ नंबर्स दिए हैं उसमें से लार्जेस्ट प्रिंट करना है या स्मॉलेस्ट प्रिंट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। ये तो बेसिक्स हैं, समझ आ रहा है? यस सर। तो इसी में प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें तुम्हारा पता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्पेसिफिक बन गया। अब तुम्हें एक ऐसा कोड प्रिपेयर करना है जिसमें ये सारे पैरामीटर्स इनपुट हो जाएं, थीटा का वैल्यू इनपुट हो जाए, और ये जो जॉइंट्स है ना, ये टर्निंग पेयर, तो ये ऐसे कनेक्टेड हैं, ये भी इनपुट हो जाएं, जिसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है करने का। मतलब कोडिंग जो मैटलैब की होती है, जो कोई भी बेसिक कोर्स उठा लोगे ना मैटलैब का, उसमें सबसे पहले यही सब सिखाते हैं कि बेसिक मैकेनिज्म्स कैसे बना के, जैसे कि कुछ बहुत, ये तो ऐसा है कि बहुत ही वेरिएबल है, और कंप्यूटर की पावर है कि हर थीटा पे वो क्या करेगा। जैसे ये थीटा 1 है तो ये तुम्हारा थीटा 2 है। अब थीटा 1 थीटा 2 की जो तुम वो है वैल्यू, अगर तुम जो ग्राफ जनरेट करना चाहते हो, कैसा भी ग्राफ है, उसको अगर स्मूथ बनाना चाहते हो तो थीटा 1 थीटा 2 का जो वेरिएशन है उसको तुम छोटा कर दोगे। उसमें वेरिएशन मतलब कि जैसे थीटा 1 है 5.01 डिग्री, और थीटा 2 नेक्स्ट इंस्टेंट पे जब वो, इस पे सपोज कुछ म्यू की वैल्यू है म्यू 1, और इस पे तुम्हें म्यू 2 निकालना है, तो ये कर्व तुम्हारा स्मूथ उतना ज्यादा होगा जितना छोटा इसका वेरिएशन होगा। इसको तुम रख दो 5.02 डिग्रीज, समझ रहे हो? तो तुम जितना छोटा रख दोगे उतनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगेगी, उतना स्मूथ एक कर्व बनेगा। ये सब चीजें तुम मैटलैब में मैटलैब में कोड प्रिपेयर करके यूजर से इन सब का इनपुट ले सकते हो, एबीसीडी का, और थीटा और म्यू की वैल्यूज जनरेट कर सकते हो और एक ग्राफ बना सकते हो। ये होता है टीडीएस तरीका, मेहनत वाला, जो कि तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम्हारे लिए ये जो चीज़ है, ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन क्या है कि सस्पेंशन एनालिसिस मोस्ट कॉमनली यूज चीज़ है, सारी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज सब जगह यूज होता है, केवल डिजाइन कॉम्पिटिशन नहीं, सब जगह यही तरीका यूज होता है। मतलब हर बार ऐसा नहीं होता कि हर इंडस्ट्री अपना अपना मैटलैब यूज करके एक एक कोड बना रही है, और हर बार अलग कोई सस्पेंशन ज्योमेट्री चेंज हो गई तो उसके लिए अलग कोड, एच आर्म बना तो एच आर्म के लिए अलग कोड बनाना होगा, ए आर्म ज्योमेट्री उसके लिए अलग कोड बनाना होगा। समझ आ रही है चीजें? यस सर। तो लोटस जो है ये अपने को एक ईज प्रोवाइड करवा रहा है। अपन ने खरीदा तो है नहीं, ये वैसे मतलब पायरेटेड लिया है अपन। तो लोटस एक ईज प्रोवाइड करवा रहा है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना के। मतलब जो लोटस के डेवलपर्स हैं उनने मैटलैब या जो भी सॉफ्टवेयर यूज किया हो, जरूरी नहीं मैटलैब, सिंपल सी प्लस प्लस या सी, नॉर्मल पाइथन जावा किसी पे भी ये बना सकते हैं, जरूरी नहीं मैटलैब ही हो। बट मैटलैब क्या है, और इजी कर देता है चीजें, और सबसे ज्यादा इजी ये कर देता है। इसमें लोटस में कुछ नहीं, ऑलरेडी कोडिंग पूरी डली हुई है, तुम्हें बस पैरामीटर्स इनपुट करके ग्राफ जनरेट करना है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ कैसा है लोटस। ये दिख रहा है, ये सारे बटन्स दिख रहे हैं अलग अलग, ये सब अलग अलग फंक्शंस हैं, और ये ग्राफ जनरेट कर देता है। अभी मैं कुछ ओपन करने की कोशिश करता हूँ, एक का पड़ा हो अगर फाइल। ठीक है, ये फाइल ओपन कर ली, ये मैंने डिजाइन करी थी। इसमें क्या था, ये पैरामीटर्स मैंने इनपुट करे थे। फ्रंट सस्पेंशन कॉर्ड्स दिख रही हैं, ये पैरामीटर मैं एडिट कर सकता हूँ। बट ये आया कहाँ से, ये सारे पैरामीटर ये सॉलिडवर्क्स से जनरेट किए मैंने। अभी तुम्हें दिखा रहा था ना, ये रफ वर्क में जो मैंने नोट किया है,
Yes. ये सेम वैल्यूज हैं इसमें, दिख रही हैं Yes, sir. एग्जैक्टली सेम, शायद ना देखें। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ठीक है आगे No, बढ़ते sir. हैं। तो यही था इसमें कि जो तुम्हारे पैरामीटर्स हैं वो तुमने सॉलिडवर्क्स से उठाए, डायरेक्टली इसमें इनपुट दे दिया। अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ता है, पूरा एक बनाना पड़ता है सॉफ्टवेयर, मैटलैब की हेल्प से एक सॉफ्टवेयर जैसा नहीं बट एक कोड बनाना पड़ता है, और जो रन मैटलैब में ही होता है, और रिजल्ट्स भी मैटलैब से निकल जाते हैं, ग्राफ्स भी मैटलैब से निकल जाते हैं इजीली। बट एक का तुम बनाओगे, फिर ग्राफ्स तुम्हें जैसे 15-20 ग्राफ्स जनरेट करने अलग अलग चीज़ों के, तो उतना तुम करने बैठ गए मैटलैब में, तो तुम्हें पूरी एक टीम बिठानी पड़ेगी, उसको उससे डेली बेसिस पे मतलब काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि सब तो तुम कर नहीं सकते। तो यहाँ अकेले जब करना है और जब ईज है, अपने पास ऑप्शन है, तो करते हैं। तो तुम लोग के जो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स मैं बताता हूँ कि प्रोजेक्ट करो, एक का प्रोजेक्ट ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कि कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ और उसका एक जनरलाइज सॉफ्टवेयर बना दो या जनरलाइज कोड बना दो, जिसको यूज करके लोग तुम्हारे ही मैकेनिज्म को ऑल्टर कर करके, मैकेनिज्म्स में इन्वर्जन होते हैं ना, जैसे इसमें इसमें इन्वर्जन कैसे चेंज होगा, ये डी लिंक को फिक्स करने की जगह मैं सी लिंक फिक्स कर दूं, या बी या ए, कोई भी लिंक फिक्स करके दूसरी लिंक घुमा दूं, इसको क्रैंक देने की जगह सी को क्रैंक दे दूं, या बी को तो दे नहीं सकते क्योंकि बी कपलर है अगर डी फिक्स्ड है तो। समझ आ रहा है? तो इन्वर्जन्स जो हैं वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर उसको अडेप्ट कर पाए, तुम्हारा कोड। तो एक ये प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि तुमने कोई मैकेनिज्म, जरूरी नहीं 4 बार हो, इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म, और कितने टाइप के तो होते हैं, स्लाइडर क्रैंक का बना दो, किसी का भी बना दो, बहुत सारे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो नॉन एग्जिस्टेंट हैं और जिनकी यूटिलिटी है, उनको आइडेंटिफाई करो कहीं ना कहीं, और उनके सिमुलेशन, डायनेमिक सिमुलेशन के लिए तुम मैटलैब कोड बना सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ है। तो एक प्रोजेक्ट आइडियाज में तुम ये भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मुझे सिमुलेट करके निकालना था कि रियर टायर्स में जब मैंने इनबोर्ड एक्सिस का इंक्लिनेशन दिया तो क्या क्या चेंजेस आए, किसमें, कैम्बर, कैस्टर, टो। कैस्टर तो है ही नहीं पीछे, तो कैम्बर और टो में क्या क्या चेंजेस आए, मेनली इनसे मतलब है मुझे। और जो साइड में इसके साथ साथ जो मुझे चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि शायद मुझे रोल सेंटर हाइट वेरिएशन, रोल एक्सेस वेरिएशन, ये सारे वेरिएशन साथ में मिल रहे हैं, बट मतलब मुझे केवल उन दो चीज़ों से। तो ये पैरामीटर्स मैंने इनपुट करे, समझ आई? फ्रंट, ये तो फ्रंट के इनपुट करे, अभी अपन रियर की बात कर रहे हैं। तो ये रियर, मैंने ये रियर पे क्लिक किया, रियर के पॉइंट्स मुझे दिख गए। ठीक है, ये 1400, 1798, 1600, ये एग्जैक्ट फिगर्स इसमें दिख जाएंगे, 14, 1796, 1695, बस यही एंटर किया है। ठीक है, सारी चीजें इसमें देख लो। लोअर विशबोन फ्रंट पिवट, समझ आ रही है ये चीज? रियर सस्पेंशन का जो एच आर्म है उसका, ये मान लो, मैं, मेरा कैमरा दिख रहा है ना, मैं दिख रहा हूँ? Yes, sir. तो मैं स्पॉटलाइट भी डाल लेता हूँ, स्पॉटलाइट। ठीक है, तो इस एक एक पॉइंट को अपन पढ़ लेते हैं, इनको हार्ड पॉइंट्स ही बोलते हैं इन्हीं को, .1, .2, .3, .7, .22। तो पीछे के 22 हार्ड पॉइंट और आगे के 22, इसमें से सारे डिफाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, सीजी वीजी तब ज़रूरत पड़ती है जब आपको एक्चुअल में स्प्रिंग स्टिफनेस से मतलब हो। एक सेकंड ना, एक सेकंड कार्तिके, हाँ ठीक है, सॉरी यार, वो बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया था। दिख रही है स्क्रीन मेरी? Yes, sir. दिख रही है। हाँ, तो फ्रंट, लोअर लोअर विशबोन फ्रंट पिवट, पिवट वर्ड पे मत जाओ। लोअर विशबोन मतलब लोअर ए आर्म, लोअर ए आर्म नहीं, सॉरी, लोअर एच आर,
Yes. लोअर एच आर्म लोअर ही है, मतलब एक ही आर्म है, तो उसको लेकिन इसमें विशबोन ही बोल रहे हैं, ये रियर की बात कर रहा हूँ मैं। तो लोअर विशबोन फ्रंट पिवट, ये है पॉइंट 1। पॉइंट 2 लोअर विशबोन रियर पिवट, पीछे का। फिर जहां आउटर लग जाए, आउटर मतलब जो व्हील से अटैच्ड है। एच आर्म में 4 पॉइंट्स है ना टोटल, तो लोअर विशबोन आउटर फ्रंट पिवट। आउटर फ्रंट क्यों बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, फ्रंट क्यों बोल रहा हूँ जब रियर की बात कर रहा हूँ? मतलब मैं अगर दो पीछे point. से गाड़ी को देख रहा हूँ, रियर सस्पेंशन है, उसमें जो रिलेटिवली फ्रंट है, जो पॉइंट एक पीछे का है एक आगे का है, उसमें उस फ्रंट की बात हो रही है, फ्रंट के फ्रंट की बात नहीं हो रही, ठीक है ना? Yes. तो लोअर विशबोन आउटर फ्रंट, लोअर विशबोन रियर फ्रंट, अपर लिंक इनर बॉल जॉइंट। अपर लिंक मतलब इसमें एक कैम्बर लिंक है। उस दिन डायग्राम था उसमें कैम्बर लिंक नहीं थी ना? कैम्बर लिंक देखी थी तुमने? रुको मैं रिपोर्ट में एक बार फटाक से दिखाई देता हूँ। जगह बताई थी कि यहाँ पे कैम्बर लिंक लगी थी। जगह बताई थी, मैं दिखा भी देता हूँ। रिपोर्ट कहाँ गई मेरी? ये रही। ये देखो, ये है कैम्बर लिंक, ये दिख रही है, ये जेड शेप की। ये नीचे तो एच आर में जो कल देखा था, है ना? उसके ऊपर एक स्लॉट था और एक चेसिस पे एक पॉइंट था। ये कैम्बर कंट्रोल करता है, ये वाली लिंक कंट्रोल मतलब फिक्स रखता है, चेंज नहीं होने देता। ठीक है, ये देखो ऐसी ऐसी असेंबली है, ये देखो, ये लोअर एच आर्म, ये अपर लिंक, ये है कैम्बर लिंक। ये थोड़ी सी 3D में है, स्ट्रेट नहीं है। पीछे से देखोगे तो ये थोड़ा सा पीछे को है, ये पॉइंट जो चेसिस में इधर जुड़ा है। तुमने अपनी गाड़ी देखी होगी तो उसमें इतने पार्ट पे ऐसे मैनेट का लोगो लगा है यहाँ पे, याद आ रहा है कुछ गाड़ी में? हम्म, इधर गियर बॉक्स लगा है, यहाँ यहाँ ब्रेक डिस्क लगी है, यहाँ से ड्राइव शाफ्ट इसमें घुस रही है। हाँ यही हाँ है हाँ. तो ये कैम्बर लिंक है। एग्जैक्टली ये ऐसी नहीं दिखती क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा होल है ना, ये गोल सा और ऐसा, ये हम ट्रिम कर चुके हैं, ये ट्रिम कर देते हैं, तो एकदम एग्जैक्ट जेड नहीं दिखता है, बट थोड़ा सा ऐसा ही दिखती है। तो ये यहाँ जुड़ती है और इधर की इधर जुड़ती है। ये देखो ऐसे एक्सप्लोडेड व्यू में, ये कैम्बर लिंक का माउंट है। ये नीचे के तो एच आर्म के हैं जो कल मैंने दिखा दिए थे, जिनका यूज। ये अपर जो माउंट है वो कैम्बर लिंक के लिए बना है, और इधर चेसिस का पीछे का माउंट, ये भी कैम्बर लिंक को चेसिस से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें लोटस में मैंने कैम्बर लिंक, अपर लिंक जो बोली है इसने, इनर बॉल जॉइंट मतलब चेसिस वाला, आउटर मतलब टायर वाला. टायर के पास वाला। फिर इसमें तुम डैम्पर एंड, मतलब डैम्पर तुम्हारा कहाँ लगा है? विशबोन एंड, मतलब डैम्पर सस्पेंशन से कहाँ जुड़ा है और डैम्पर उससे कहाँ जुड़ा है? चेसिस से। सिमिलरली स्प्रिंग कहाँ जुड़ा है, और लोअर स्प्रिंग, अपर स्प्रिंग पिवट पॉइंट और लोअर स्प्रिंग पिवट पॉइंट ये सेम ही है। अपर मतलब चेसिस वाला, लोअर मतलब सस्पेंशन वाला। अब ये क्या है कि कुछ गाड़ियों में स्प्रिंग और डैम्पर की लोकेशन अलग अलग जगह लगी होती है, जैसे कि ट्रक्स या लोडिंग ऑटोज। लोडिंग ऑटोज एग्जैक्टली वो वाले नहीं जो तुम टेम्पो स्टाइल के सोच रहे हो, वो बोलेरो डिजाइन के जो आते हैं, उसमें क्या होता है, पीछे लीफ स्प्रिंग लगी होती है। तो लीफ स्प्रिंग तो केवल स्प्रिंग का काम करती है, पर डैम्पर लगाने की तो जरूरत है। स्प्रिंग से अकेले काम नहीं चलता ना, स्प्रिंग और डैम्पर का एक कॉम्बिनेशन चाहिए। उस दिन भी मैं उस दिन पता नहीं मैंने समझाया कि नहीं ये पॉइंट, कि अगर मैं डैम्पर ना लगाऊं गाड़ी में तो क्या होगा? अगर मैंने समझाया होगा तो कोई बता दो, नहीं समझाया तो मैं 1 मिनट बता देता हूँ कि डैम्पर का यूज क्या है। डैम्पर पड़ा होगा ना यार थोड़ा बहुत तो। हम्म, भाई लोग डैम्पर पता है ना क्या है? काइनेटिक एनर्जी का ऑब्जॉर्ब करके ऐसा कुछ। सर वो शॉक एब्जॉर्बर के साथ में पिस्टन टाइप लगा रहता है जो। वही डैम्पर होता है। तो वो डैम्पर में नहीं लगाऊं और केवल स्प्रिंग लगाऊं तो चलेगा? सर लोड ज्यादा आ जाएगा स्प्रिंग पर।
तो मोटी स्प्रिंग लगा दी, स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग लगा दी मैंने, चलेगा? सर ज्यादा बाउंस करेगी फिर तो स्प्रिंग, जैसे रिकॉल ज्यादा होता है स्प्रिंग में। बाउंसीनेस ज्यादा हो जाएगी। यही पॉइंट स्टिफनेस भी बढ़ा दी तो सर फिर वो हार्ड हो जाएगी बहुत। एग्जैक्टली। अपन देखते हैं क्या है एक्चुअल में यूज। देखो जो तुम्हारी स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा होगा 11th क्लास में। ये फ्लोर है, यहाँ पे एक एम लगा दिया, ये है, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका तुम SHM कैलकुलेट करते थे ना, तो उसमें क्या अज्यूम करते थे कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये मास है और ये मासलेस स्प्रिंग है। भाई लोग 11th में पढ़ा है ना SHM? यस सर। यस सर। उसमें यही अज्यूम करते थे ये सब चीजें। तो जो तुम टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालते थे, तो ये उसके लिए निकालते थे ना कि विदाउट डैम्प अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है। मतलब अगर एक ऑसिलेशन के बाद ये एम्पलीट्यूड है तो अगले ऑसिलेशन में भी सेम एम्पलीट्यूड मेंटेन रहेगा। मतलब जो एम्पलीट्यूड की लाइन है वो कांस्टेंट है। ये बात पता है ना? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ कि गाड़ी में, अगर गाड़ी जो तुम्हारी है उसमें डैम्पर नहीं लगा है और एक्चुअल में आइडियल स्प्रिंग हो, मासलेस स्प्रिंग है, फ्रिक्शनलेस कांटेक्ट है, मतलब ये तुम्हारी जो वो है, ये ये स्प्रिंग केवल स्प्रिंग लगा दी मैंने ना, तो क्या होगा? ये जो तुम्हारा जो टायर है ना, इसमें एक बार बम्प आया, आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, है ना, एक बार बम्प आया फिर नीचे आ गई, तो तुम्हारी जो गाड़ी थी उसने एक ऑसिलेशन खाया, लेकिन टेम्पर तो है ही नहीं, आइडियल स्प्रिंग है। तो ऑसिलेशन एक बार आ गया एम्पलीट्यूड, तो वो तो इनफाइनाइट टाइम तक वाइब्रेट करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी गाड़ी। तो समझ रहे हो, तुम ट्रैवल कर रहे हो और यूं 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 चलता ही जा रहा है भाई, तुम्हारा एम्पलीट्यूड रिड्यूस ही नहीं हो रहा। ये बात ऐसा समझ जब आई? घोड़े पे बैठे। यस सर। अरे भाई, हाँ घोड़े पे बैठे, हाँ मतलब कह सकते हैं। तो ये समझो, पॉइंट ये समझो कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और एनर्जी ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग की बेसिक डेफिनेशन में बोलूं तो इट्स अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। और डैम्पर जो है, डैम्पर में क्या होता है, ये पिस्टन होता है, ये सिलेंडर होता है, इसमें बीच में फ्लूइड भरा होता है ना, और बीच में ऑरिफिस बने होते हैं। यहाँ पे दो छोटे, दो ऑरिफिस नहीं, मैं इसमें बना रहा हूँ ऑरिफिस, दो से ज्यादा भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग डायमेंशन के होते हैं, बेस्ड ऑन स्प्रिंग स्टिफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट C। यार मैंने किसको पढ़ाया था ये डैम्पिंग का? तुम लोग को पढ़ाया नहीं क्या डैम्पिंग के बारे में किसी भी सेशन में? नो सर, बोला था पढ़ लेना वो बुक से। अच्छा अच्छा, हाँ। सर मुझे पढ़ाया था किसको? सर शिव। देखो पढ़ाया था मैंने, हाँ मतलब बेसिक बताया था आपने पूरा। इंटरव्यू के टाइम बताया था क्या मैंने? हाँ सर। तो भाई बोलता ना यार, इनको तू ही पढ़ा देता, मेरी थोड़ी एनर्जी बचती। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही था, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, बीच में फ्लूइड होता है, फ्लूइड इसमें से पास करता है जब ये कंप्रेस होता है। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस हुई ना तुम्हारी, तो डैम्पर भी कंप्रेस होता है साथ में, और फ्लूइड इस ऑरिफिस के पास, इस ऑरिफिस के थ्रू पास करता है। तो वो क्या होता है, डिफिकल्टी से पास करता है, मेहनत से पास करता है, मतलब जबरदस्ती उसको यहाँ से धक्का दिया जा रहा है। समझ रहे हो? जैसे तुम पिचकारी में भरते हो, तो जो तुम्हारा फ्लूइड का जो स्टोरेज का जो डायमेंशन है वो बड़ा है, बट पिचकारी का जो आउटलेट है उसका जो होल है वो बहुत छोटा है। तो तुम छोटे होल से सक्शन क्रिएट करके जब भरते हो तो तुम्हें मेहनत लगती है ना। वही होल मैं हटा दूं, मतलब जो उसकी नोजल है हटा दूं, और डायरेक्ट वो पूरे पिचकारी को उसमें डुबो के ऐसे खींचूं, तो मेहनत ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? तो जो कम लगेगी। कम। तो अगर पिचकारी को मैं एज अ डैम्पर ट्रीट करूं, तो ऑरिफिस का डायमेंशन जो है वो मेरा डैम्पिंग कोएफिशिएंट डिसाइड करता है। प्लीज डैम्पिंग पढ़ लेना,
ऑल्दो अभी तो पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर अभी आता होता तो हो जाता काम, बट मैं ये बता रहा हूँ कि जो डैम्पर है वो है एनर्जी डिसिपिएटिंग डिवाइस। ये जो फ्लूइड को यहाँ से यहाँ धक्का देने में एनर्जी लगी, ये एनर्जी जाके स्टोर कहाँ हुई, ये फ्लूइड हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है। तो जैसे पुरानी गाड़ियां हैं जो सर्विस जिनकी नहीं होती या टाइम टू टाइम जिनके डैम्पर्स चेंज नहीं होते, उनका क्या, डैम्पर हीट हो के उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि थर्मल साइक्लिक लोडिंग को क्या बोलते हैं, किसी को बताया था मैंने इंटरव्यू में, बट वो सॉलिड मटेरियल पे होता है, बट अगर अपन फ्लूइड पे भी अप्लाई करें तो क्रीप होता है सर। है ना। तो इससे हो के फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, अल्फा चेंज हो जाता है, थर्मल थर्मल कैपेसिटी चेंज हो जाती है, और वैसे एक्सपैंड तो उतना ज़्यादा करता नहीं है गर्म होने पे, बट स्टिल अगर ज़्यादा एक्सपैंड कर गया कहीं से कुछ ना कुछ लीकेज क्रिएट हो जाता है। और ये वॉल्स भी है ना, ये पिस्टन की वॉल्स और सिलेंडर की वॉल्स भी कंटिन्यूसली रगड़ रही हैं, तो इनमें भी वियर एंड टियर आता है, जिसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है वॉल्स को, और इंसुलेटेड भी, ताकि छूते ही तुम जल ना जाओ उसको। तुम क्या जल जाओ, वैसे तो उसके ऊपर से स्प्रिंग पास कर रही होती है तो जनरली गर्म ही होता है। तो कभी लंबी राइड से आओ तो स्प्रिंग भी गर्म होती है, स्प्रिंग भी क्या है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो के, कोई भी मटेरियल है यूं यूं, तो स्प्रिंग भी आइडियल स्प्रिंग नहीं है ना, मासलेस नहीं है ना, है तो एक्चुअल में मटेरियल जिसमें शेयर डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो वो साइक्लिक फॉर्म में डिफॉर्मेशन हो के, मतलब डिफॉर्म होके फिर रिस्टोर होके, फिर डिफॉर्म होके रिस्टोर होके, उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, जो डिफॉर्मेशंस हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर के जो डिफॉर्मेशंस हैं, वो ऐड अप हो होके गर्म हो जाते हैं, आपस में रगड़ खाते हैं। तो एक्चुअल स्प्रिंग में भी बहुत थोड़ा बहुत डैम्पिंग होती है एक्चुअल स्प्रिंग में, मतलब कभी ना कभी रुक ही जाओगे, अगर डैम्पर हटा भी दिया ना तो भी रुक जाओगे। आइडियल नहीं है, क्योंकि डैम्पर लगाया इसलिए जाता है कि हम चाहते हैं कि हमारा ग्राउंड जो है, और जो टायर है वो ग्राउंड से मैक्सिमम टाइम कांटेक्ट में रहे। तो इस क्या कहते हैं पर्पस के लिए हम चाहते हैं कि अगर स्पीड ब्रेकर आया तो स्पीड ब्रेकर से पास होके वापस जो हमारी गाड़ी है यहाँ है, वापस उछले ना। मतलब इसमें क्या होगा कि ये तुम्हारी स्प्रिंग अभी अनएक्सपेंडेड थी, इसमें हो गई कंप्रेस, ये यहीं तक था पॉइंट, तो ये एकदम कंप्रेस हो गई, फिर यहाँ आके वापस रिलैक्स हो गई। ठीक है, रिलैक्स नहीं हुई है, लेकिन ये ओवरशूट करती है थोड़ी सी, और ओवरशूट जैसे ही वो करेगी तो वापस उसके ऊपर आने की टेंडेंसी होगी, तो क्या होगा, ये इसके छूटने की टेंडेंसी वापस बनेगी। अगर तुम डैम्पर हटा दोगे ना, तो स्पीड ब्रेकर आया, फिर गया, फिर वापस जमीन पे आया, फिर तुम्हारा टायर उछलने की कोशिश करेगा, तो टायर उछलने की जगह क्या होता है कि गाड़ी का वेट इतना ज्यादा है कि गाड़ी दब जाती है। मतलब ये स्पीड ब्रेकर के कारण गाड़ी को, अगर ये अनरिलैक्स लेंथ है, मैं ऐसे समझा देता हूँ, क्लियर आउट करके चीज, ये नया ही बना दूँ। ये ग्राउंड, ये टायर, ये अनरिलैक्स्ड लेंथ स्प्रिंग की स्ट्रेट नहीं होती है, अपने को पता है, मतलब अपनी गाड़ी में स्ट्रेट है पीछे में जो एक्चुअल बनी हुई है, बट आइडियली स्ट्रेट नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा एंगल पे रहता ही है। मतलब ये जो मैंने ये एंगल जो डिजाइन समझाया था ना एच आर्म का, थोड़ा सा उसको अगर ऐसा एंगल देंगे तो इस स्प्रिंग को भी थोड़ा सा इंक्लाइन देना पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं होता बट देना पड़ता है। तो अब ये स्पीड ब्रेकर आया, तो ये अनरिलैक्स्ड लेंथ, ये भी अगर ये इतनी ही ऊपर जानी थी, तो अगर स्प्रिंग की जगह एक रॉड होती सिंपल, कंप्रेस ना हो पाती जो, तो वो ऐसी जाती, टायर ऐसे जाता और इतनी ही लेंथ पे रुक जाती। ये गाड़ी का पॉइंट मान लो, है ना, इसको इस पे मान लो कि गाड़ी रखी है, एम मास की गाड़ी रखी है, इसको बोलते हैं क्वार्टर कार मॉडल, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। पूरी गाड़ी में एक एक पूरे एक ही पहिए पे अज्यूम कर रहा हूँ कि एक ही पहिए पे टिकी है पूरी गाड़ी। ये गाड़ी का जो एक क्वार्टर है जो कि एक पहिया ही है, उस पे एम मास रखा हुआ है। तो अगर ये स्प्रिंग की जगह रोड होती तो ऐसे जाती, फिर ये नीचे आती, जिससे कि ड्राइवर को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। इतना डिस्प्लेसमेंट जो है गाड़ी का, ये बहुत होता है डिस्कम्फर्ट देने के लिए, वो भी सडन।
इतनी स्पीड पे इतना डिस्कम्फर्ट आएगा, तो तुम खुद ही सोचो कि स्पीड से तुम्हारी गाड़ी ऐसा पैराबोलिक मोशन लेके फिर यहाँ लैंड करेगी। ये बात समझ आ रही है? स्प्रिंग का पर्पस ही ये है कि Yes. वो जो गाड़ी है एम मास की, उसको इतना डिफॉर्मेशन दे ही ना, वो दे कि थोड़ा सा ऊपर उठता है, बिल्कुल जरा सा। ये अगर स्ट्रेट है तो इतना इतना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तुम्हारा मैक्स टू मैक्स, और जो डिस्प्लेसमेंट आया उतनी स्प्रिंग तुम्हारी हो जाएगी कंप्रेस। और जैसे ये डिफॉर्मेशन जाने की कोशिश करेगा, जो एनर्जी स्टोर करी थी, ये स्प्रिंग वापस उस एनर्जी को रिलीज करेगी इस डायरेक्शन में, टायर को नीचे धक्का देगी और गाड़ी को वापस यहाँ रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये पूरा रिस्टोरेशन एकदम ऊपर से एकदम नीचे तक नहीं आएगा। क्या होगा कि गाड़ी ने जो मोमेंटम ऊपर के डायरेक्शन में अटेंड किया, समझ रहे हो मोमेंटम, समझ रहे हो मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन। अभी तक जब स्ट्रेट स्ट्रेट गाड़ी चल रही है तो मोमेंटम केवल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट है। अभी वर्टिकल में मोमेंटम आया कि नहीं, स्पीड ब्रेकर के कारण। तुमने गाड़ी चलाई, खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं आया? आया कि नहीं आया ये बताओ, आया? तो जो मोमेंटम ऊपर अटेन किया, उसको रुकने में एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं रुकेगा। अभी वो अटेन कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग का डिले होता है थोड़ा सा। वो फेज एंगल्स होते हैं प्रॉपर, जो फेजर डायग्राम पढ़ा है ना इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वैसे ही स्प्रिंग और डैम्पर का भी एक फेजर डायग्राम बनता है। स्प्रिंग 90 डिग्री में होती है और डैम्पर उसके 90 डिग्री में एक्ट करता है फेजर डायग्राम में। वो तुम वाइब्रेशंस जब पढ़ोगे ना, तब तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। ये तो नहीं पढ़ाएंगे कॉलेज में शायद, अगर कोई कोचिंग वगैरह जा रहा है तो हाँ शायद पढ़ लेगा। तो इसका जो मैक्स आ रहा है वो स्पीड ब्रेकर के मैक्स पे नहीं, थोड़ा आगे जाके आएगा, यहाँ पे आएगा इसका मैक्स एम। और जब ये उतरेगा तो इसका वर्ट मोमेंटम रिस्टोर करने के लिए ये जाएगा, और एग्जैक्ट इसी हाइट पे नहीं रुकेगा। जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, वो स्प्रिंग की एनर्जी एसएचएम के लिए ही बनी, तो वो क्या करेगा, वापस ये मोमेंटम वापस इतना नीचे ही जाएगा, जितना ये ऊपर गया उतना ही नीचे जाएगा, यू एम मास, और फिर वापस ऊपर जाएगा। क्योंकि अब जो गाड़ी है तुम्हारी एम, तो पहले तो मोमेंटम था टायर के पास, और ग्राउंड ने जो मोमेंटम टायर को ट्रांसफर किया, टायर ने चॉइसेस को ट्रांसफर किया थ्रू सस्पेंशन स्प्रिंग। अब वो पूरा मोमेंटम गाड़ी के अंदर आ चुका है, वो गाड़ी ऑसिलेट करते करते ही जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो गाड़ी ऑसिलेट कर रही है, तुम बोलोगे कि यार टायर ग्राउंड पे क्यों है, तो बिल्कुल सही बात है, ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए, लेकिन गाड़ी का मास इतना ज्यादा है कि टायर टू ग्राउंड कांटेक्ट बना रहेगा। बट वो जो कांटेक्ट है वो सफिशिएंट नहीं है। कांटेक्ट का जो प्रेशर है ना, कांटेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो कांटेक्ट लूज और एक अभी कांटेक्ट है। लेकिन कांटेक्ट जो बना है उसमें भी कांटेक्ट प्रेशर की हम बात करें, कांटेक्ट कांटेक्ट प्रेशर वो करेगा वेरी जब तुम्हारा ऑसिलेशन वापस, जो तुम्हारी जो सेसेस है वापस जमीन की तरफ जाएगी, तो कांटेक्ट प्रेशर तुम्हारा ऑफ कोर्स राइज करेगा, क्योंकि स्प्रिंग वापस कंप्रेस होगी, वो और धक्का लगाएगी टायर पे, तो यहाँ प्रेशर बढ़ा। और जैसे ही यहाँ जाएगी तो ये ओवरशूट होने का यहाँ चांस है, मतलब यहाँ उठने के टेंडेंसी है टायर की, क्योंकि स्प्रिंग वापस एक्सपैंड हो रही है। तो ये जो एम है, ये ऐसे ऑसिलेट ऑसिलेट होते होते चलेगा आगे। अब डैम्पर का क्या काम है पता है? डैम्पर क्या करेगा, एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब करी स्प्रिंग ने, कोशिश करेगा कि वो उस एनर्जी को, जैसे स्प्रिंग ने एनर्जी स्टोर करी, तो उस समय डैम्पर ने भी अपना काम दिखाना तब से स्टार्ट करा है, उसने एनर्जी डिसिपिएट करना स्टार्ट करी। तो जितनी इस आइडियल स्प्रिंग ने स्टोर करी थी एनर्जी, उतनी एट दिस टॉप वो स्टोर नहीं कर पाएगी, तो उतनी वो रिलीज भी नहीं कर पाएगी। और जैसे जैसे रिलीज होगा, मतलब डैम्पर जो है, जब फ्लूइड ऊपर बढ़ता है, वो ऑरिफिस जो दो ऑरिफिस है उसमें से फ्लूइड ऊपर जाता है, तब भी डैम्पिंग एक्ट करती है। और जब ऊपर फ्लूइड भर गया, ऊपर से जब नीचे आ रहा है, मतलब जब एक्सपैंड कर रहा है फ्लूइड, और जो तुम्हारा सस्पेंशन स्ट्रट है जब एक्सपैंड कर रहा है, तब भी डैम्पिंग कोएफिशिएंट एक्ट करता है, तब भी डैम्पिंग होती है। तो जब ऊपर आया तब भी एनर्जी स्टोर करी, नीचे आया तब भी एनर्जी स्टोर करी। और क्रिटिकली डैम्प्ड, तुम जब पढ़ोगे सी क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो का जो क्रिटिकल कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट क्रिटिकल नहीं,
एक क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो होता है जो कि स्प्रिंग स्टिफनेस का फंक्शन है। अगर तुमने इस हिसाब का डैम्पर लगाया जो उस स्प्रिंग के कंपैटिबल है तो तुम्हारा, और अगर स्पीड ब्रेकर की हाइट भी फिक्स्ड है, तो मैं एक आइडियल केस ऐसा बना सकता हूँ जिसमें क्रिटिकली डैम्प में क्या होगा कि ये टायर ऊपर आया और नीचे आया और उसी और टाइम पीरियड भी फिक्स कर दूं, वेलोसिटी भी फिक्स कर दूं, तो एक ऐसा डैम्पर मैं डिजाइन कर सकता हूँ कि वो उतनी एनर्जी स्टोर करेगा जब तक यहाँ पहुंचे, और उतनी एनर्जी वापस स्टोर करेगा जो स्प्रिंग में बची कुची थी, जो उसने एक्सपेंशन के टाइम पे रिलीज करी, वो भी वो स्टोर करके डेसिपिएट कर देगा। मतलब ये पूरा जो स्पीड ब्रेकर ने जितनी एनर्जी प्रोवाइड करी, वो पूरी एनर्जी इस डैम्पर के थ्रू डेसिपिएट हो गई, और जो फ्लूइड है डैम्पर के अंदर का वो गर्म हो गया, और आगे आके जैसे जैसे कन्वेक्शन होगा, हीट कन्वेक्शन पड़ा है ना, एयर कूल्ड ही तो है, अलग से कोई कूलिंग थोड़ी ना कर रहे हैं डैम्पर की। तो धीरे धीरे वो जब चलती रहेगी गाड़ी तो वो ठंडा होके हवा में डिसिपेट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो का, और डैम्पर का यूज बताया मैंने कि ये ऑसिलेशन, सिंगल ऑसिलेशन आएगा यूं स्पीड ब्रेकर का जो आया, उसके बाद वापस गाड़ी स्ट्रेट चलना चालू होगी। और जनरली गाड़ियों में अपना यही होता है, अपन थोड़ी ना स्पीड ब्रेकर के साथ वॉबल करते रहते हो, तो 4-5 स्पीड ब्रेकर है इसलिए वॉबल करते हैं। इंडिया में बना देते हैं ना ये लोग 4-5 स्पीड ब्रेकर, 6 स्पीड ब्रेकर, पागलों जैसे। तो ये अपने डैम्पर्स के लिए, डैम्पर्स की लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बट जनरली जो एक स्पीड ब्रेकर का डायमेंशन है, और जो गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी है, और जो गाड़ी का जो मास है, और जो गाड़ी की स्टिफनेस है, ये सारे फैक्टर्स को यूज करके एक डैम्पिंग रेशियो बना दिया जाता है। वो मोस्टली फिट बैठता है, थोड़ा बहुत फिट ना भी बैठे तो भी अपन को पता नहीं चलता है। फिर आगे और उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, रेजोनेंस, सब बहुत डिटेल वाली चीज़ है। ये तुम जो टीम्स में मैंने ये दिए ना, इसमें अगर किसी को डिटेल में जाना हो तो मैं यहाँ बता सकता हूँ। कहाँ है अपना चैनल, इसमें फाइल्स में जाना अगर तुम्हें देखना ही हो कि स्प्रिंग डैम्पर कैसे काम करता है। स्प्रिंग्स एंड डैम्पर का एक फोल्डर है, इसमें ये 6 टेक टिप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें से 3-4 भी पढ़ लोगे ना तो तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दिखाई देता हूँ, ये देखो, इसमें ये राइड हाइट, फ्रंट और रियर कैसे एडजस्ट करना है। अभी तो ये स्प्रिंग का ही कैलकुलेशन है, पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन है सिंपल। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप टिप में तुम सीखोगे कि डैम्पिंग रेशियो कैसे डिसाइड करते हैं। ये टीम्स में मैंने बहुत कुछ डाल के रखा है, कभी खोल के देख लेना, मजा आएगा। ये मोशन रेशियो उस दिन पढ़ाया था ना, तो स्प्रिंग स्टिफनेस कैलकुलेशन में मोशन रेशियो का बहुत बड़ा रोल है, एज वेल एज फ्रीक्वेंसी और मास ऑफ द कार, ये तो है ही। और ये दिख रहा है क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो और क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट होता है सी, और रेशियो डैम्पिंग रेशियो ये होता है जीटा। तो ये ओवरशूट का डायग्राम था, मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये देखो, अगर क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो 1 दिख रहा है, ये 1 मतलब जो डैम्पिंग रेशियो है वो 1 एग्जैक्ट है, तो इसमें तुम ओवरशूट देखोगे तो बिल्कुल नहीं है, ये 0 से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और वापस आ गया, ओवरशूट किया ही नहीं। और जैसे जैसे तुम डैम्पिंग रेशियो को कम करोगे, मतलब अंडर डैम्प सिस्टम बनाओगे, उतना ज्यादा जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है वो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है एम्पलीट्यूड का। इसमें तुम देखोगे तो ये डिक्रीमेंट है, ये फिर नेक्स्ट साइकिल में ये एम्पलीट्यूड बचेगा, नेक्स्ट में ये बचेगा, नेक्स्ट में ये बचेगा, उसके बाद नेग्लिजिबल हो जाएगा और फिर जीरो ही हो जाएगा। बट बट एज पर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इनफाइनाइट पे जीरो होता है, इनफाइनाइट पे नहीं, एक्चुअल में तब तक हो ही जाता है जीरो, नेग्लिजिबल होता है तो इतना वाइब्रेशन तो अपन को फील ही नहीं होगा। तो वो है पढ़ने का बहुत कुछ, पढ़ सकते हो। याद है अपन कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ठीक है, डैम्पिंग और स्प्रिंग के पॉइंट्स एडजस्ट कर दिए, व्हील सेंटर पॉइंट पता चल गया। व्हील सेंटर मतलब टायर रेडियस तुम्हें पता है, व्हील सेंटर तुमने जो मैंने दिखाया था सॉलिड वर्क्स में, उससे व्हील सेंटर का पॉइंट डाल दो, और व्हील स्पिंडल पॉइंट 2 हैं तो वो भी डालना। ये सारे पैरामीटर्स इनपुट करने के बाद, हटाओ यार इसको, हटाएगा कौन सा,
चलो हाँ गया। ये तुमने पॉइंट्स इनपुट कर दिए तो तुम्हारी एक ज्योमेट्री ये प्रिपेयर करके दे देगा। इसको रिवॉल्व कैसे करते थे? हाँ, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है चलाना। इसमें केवल रियर का दिख रहा है क्या अभी? हाँ, रियर और फ्रंट अब दोनों का दिख रहा है। ये जो तुम्हें ब्लर सा दिख रहा है ना इतना, ये हर पॉइंट पे वो कैलकुलेट करता है, तो वो अभी 3D में तुम्हें ऐसे ब्लर ही दिखा रहा है। और इसको मैं इधर कर दूं। और ये देखो इसमें ये सिमुलेट का बटन है, और अभी मैंने 3D बम्प ये सिलेक्ट करके रखा है, तो सिमुलेट पे मैं जैसे ही दबाऊंगा ये दिख रहा है सिमुलेशन। और हाँ। मैं रोल दिखाना चाह रहा था बेसिकली, तो रोल अगर तुम्हें दिख जाए, वो 3D रोल, सॉरी। हाँ ये देखो, ये ये देखो दिख रहा है ये अपने आगे के हैं। आगे के क्या हैं ये, मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा ऊपर भी कर देता हूँ। ये जो चीज है ये दिख रही है घूमती हुई टेढ़ी होती हुई, फ्रंट का मैं बता रहा हूँ। ये यस। तुम्हारी स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग रैक है। और ये जो नकल से कनेक्टेड है ये स्टीयरिंग, ये है टाई रॉड। और ये स्टीयरिंग लिंक है जो नकल में अलग से निकला हुआ रहता है ना। ये व्हील सेंटर, ये अपर ए आर्म, ये लोअर ए आर्म, दिख रहा है, समझ आ रहा है? सिमिलरली ये लेफ्ट लेफ्ट की टाई रॉड है। ठीक, पीछे में मैंने क्या किया था, पीछे में तुम्हें दिख रहा होगा कि, पीछे में थोड़ा घुमा ही देता हूँ ऐसे करके। ये देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा दिख रहा है ये, मैं समझ रहा हूँ। क्या है कि जब मैं इसमें एक्सप्लोर कर रहा था तो मेरे पास दो आइडियाज थे। मैंने एक आइडिया ये लगाया था कि अपना जो एचआर में अभी नीचे है, तो वो सस्पेंशन जो है और ड्राइव शाफ्ट जो है वो भिड़ती है। तो मैंने ये आइडिया लगाया था कि क्यों ना एचआर्म को ऐसा डिजाइन करूं कि वो ऊपर हो जाए, मतलब कैम्बर लिंक की जगह एचआर्म मतलब ऊपर आ जाए और कैम्बर लिंक नीचे चली जाए। एक ये कॉन्सेप्ट था, बट उसमें फिर ये डिफिकल्टी थी कि कैम्बर लिंक वापस आड़े में आती। तो उसका ऑल्टरनेट एक हमने ये देखा था कि ड्राइव शाफ्ट जो है उसमें अगर मैं सीवी जॉइंट्स की जगह यू जॉइंट्स लगा दूं ड्राइव शाफ्ट में, तो ड्राइव शाफ्ट को ही हम एज अ कैम्बर लिंक यूज कर सकते हैं। ये बात समझ आई किसी को? नहीं सर, नहीं आई? नो सर। पॉइंट समझ नहीं आया वो। पॉइंट समझ नहीं आया? तो वो जॉइंट जो आपने बोला। जॉइंट जॉइंट तो ऐसा समझो कि एचआर्म ऊपर है अभी, सर जनरली वो नीचे ड्राइव होता है ना। शाफ्ट में आपने कौन सा लगाया, कौन सा हटाया वो? अभी जो मैंने कैम्बर लिंक दी है ना वो ड्राइव शाफ्ट में ही डाल दी है डायरेक्ट। चलो मैं अलग अलग व्यूज में तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार, एक मिनट रुको। ये नॉर्थ साउथ एक्स वाई जी कहाँ गया? नहीं 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 नहीं, एक्स वाई जी का पैरामीटर था ना यार, इधर कहाँ से दिखता था व्यू? अरे यार, हाँ ये रहा, सॉरी। ये देखो ये तुम्हारा हो गया फ्रंट या फ्रंट स्लैश रियर व्यू, ये तुम्हारा साइड व्यू, और ये टॉप व्यू। टॉप व्यू में मैं जूम आउट कर रहा हूँ। ये फ्रंट है आगे का जिसमें ज्यादा लिंक्स हैं, ये पीछे का रियर है। टॉप व्यू में तो तुम्हें ऐसे ही दिख रहा है ना, एच आर्म दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है। इस एच आर्म में मैंने क्या किया है कि केवल ये वाला इंक्लिनेशन देने की बजाय मैंने अंदर की तरफ भी इंक्लिनेशन दिया है। मतलब वो एक्सिस को पूरा ही 3D बना दिया। पहले जो पैरेलल थी उसको आगे से यूं उठाया और अंदर से यूं, आगे से यूं कन्वर्जिंग भी कर दिया। तो वो कन्वर्जिंग वाले का मुझे आगे समझ आया कि उसका कोई यूज नहीं है। ये तो जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट मैंने ट्राई किया कि देखते हैं क्या निकलता है, बट यूज केवल इस वाले कंपोनेंट का है। दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है तुम्हारे लिए। रियर पे ही फोकस करते हैं अपन। ये देखो, ये इंक्लिनेशन दिखा किसी को कि और जूम करो? ये देखो ये ऊपर को जा रही है, ये एक्सिस दिख रही है।
या इस साइड से दिखाऊं? ये देखो, मैं 1 मिनट पॉज करके और दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऊपर को जाती हुई दिख रही है, एच आर्म की इनबोर्ड एक्सेस है, ये किसी को दिख रही है? यस Yes, सर, sir. यस सर। और Yes, sir. ये नीचे को जा रही है, आउटबोर्ड एक्सेस, जो मैंने रफ वर्क में बनाई थी, दिख रही है? हाँ हाँ। ये ऊपर को, ये नीचे को। Yes, sir. बट अगर तुम टॉप व्यू से देखोगे तो मैंने इसमें ये एक और हरकत कर दी कि इसको इन्वर्ट्स भी कर दिया, कन्वर्जिंग। और इस हरकत का कोई यूज निकला नहीं, मतलब ये जो कंपोनेंट प्रोवाइड कर रही है ये कहीं से किसी काम का नहीं आ रहा है। ये बेसिकली कैस्टर में चेंज कर रहा है, जो कि जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है रियर व्हील ज्योमेट्री में। कैस्टर चेंज करता है वो वाला इंक्लिनेशन, बट ये वाला इंक्लिनेशन जो है, जो डायग्राम में था अल्फा, ऊपर को जा रही है एक्सिस और ये नीचे को जा रही है। इनबोर्ड और आउटबोर्ड के बीच में जो रिलेटिव एंगल बन रहा है ना, तो जब मैंने ये चीज सिमुलेट करी तो टॉप व्यू से तुम देखो मुझे क्या दिखा। अब ये देखो, ये हैंग हो जाता है ऐसे, मतलब ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा नाटक करता है, लोटस, वापस खोलना पड़ता है उसको। टेम्पोररी फाइल्स नो, रिकवर नहीं करना, ओपन PBR21। ये 21 इसलिए लिखा है कि हम 2021 में हम लोग पार्टिसिपेट करने की सोच रहे थे, कोविड के कारण नहीं कर पाए, तो ये उसी की जो डिजाइन्स थी जो मैं आगे कंटिन्यू करी। मेरा ऐसा इंटेंशन रिसर्च पेपर का नहीं था, वो तो बन गया बाई चांस। थ्री डी रोल और अपना पीछे पे फोकस था, प्ले ही करता था एक मिनट। रे रे रे। और जूम कर देता हूँ, फ्रंट का ऐसा करता हूँ, गायब ही कर देता हूँ। ठीक है, पीछे का ही देखो केवल। तो अरे नहीं, फ्रंट का दिखाना जरूरी है। टॉप व्यू दिखाना चाह रहा था मैं तुमको कि टॉप व्यू में तुम्हें क्या दिखने वाला है। रियर व्हील्स देखो और फ्रंट व्हील्स देखो, क्या पैटर्न दिख रहा है? रोल रोल हो रही है गाड़ी, रोल। और पीछे के टायर दिख रहे हैं कैसे जा रहे हैं भाई लोग? क्या Yes, ऑब्जर्वेशन sir. निकला भाई इससे? लो, वापस बंद हो गया। चलो अब उसकी जरूरत नहीं है, टॉप व्यू यही था, मैं वीडियो ही दिखा देता हूँ। वीडियो में भी सेम ही चीज थी जो उस दिन दिखाई थी ना वीडियो, व्हीकल डायनामिक्स। ये देखो, ये क्या ऑब्जर्वेशन निकला है इससे? फोर व्हील स्टीयरिंग दिख रहा है किसी को इसमें? चारों व्हील्स स्टीयर कर रहे हैं, दिख रहा है? ये वही है, उसी का ही डायग्राम, उसी का वीडियो है, बस मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था तब। ये गाड़ी रोल हो रही है, रोल में स्टीयरिंग दिख रहा है किसी को? बता दो भाई। यस सर। सर व्हील स्टीयर कर रहे हैं। सर ये वो हाई एंड कार्स में सर जो रेयर व्हील स्टीयरिंग आती है उसकी तरह थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, ये पीछे के अगर फ्रंट व्हील्स। हाँ फ्रंट हाँ। व्हील एक डायरेक्शन में घूमते हैं तो सर रेयर व्हील दूसरे डायरेक्शन में घूमते हैं, टर्निंग जिससे आसान हो जाती है। हाँ, रिसर्च पेपर मेरा इसी से ही ओरिजिनेट हुआ, इसी से निकला। मतलब मैंने क्या बताया, शुरुआत कहाँ से हुई कि शुरुआत थी फोर्स का, कुछ मैंने सोचा कि फोर्स रिड्यूस हो जाएगा या कंप्रेशन स्ट्रट का इजी हो जाएगा, चेसिस पे लोड कम लगेगा, ड्राइवर को झटका कम लगेगा। ये तो मैंने कुछ और सोच के कुछ बनाया और रिजल्ट्स देखो तुम, इतने बढ़िया निकले। मतलब
केवल वो इंक्लिनेशन जो अल्फा एंगल मैंने दिया ना इनबोर्ड और आउटबोर्ड एक्सिस के बीच में, जो रिलेटिव एंगल अल्फा दिया है, ये उसी का रिजल्ट है। ये डायग्राम और ये जो सिमुलेशन है, जो वीडियो है, ये सेम उसी ज्योमेट्री का ही है जो मैंने अभी सॉलिड वर्क्स पे तुमको दिखाई। समझ में आया? ये तो उसमें गड़बड़ है, ये आगे का आएगा कि चैलेंजेस। बाकी इनिशिएशन यही था रिसर्च पेपर का कि जब इनबोर्ड एक्सिस का इंक्लिनेशन मैंने ऐसा दिया कि फ्रंट से वो उठ रही है और फिर उसको सिमुलेट किया मैंने, तो ये बनेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं कि कितना खत्म करते हैं कि अभी तो शुरू हो रहा है मेरे हिसाब से, टाइम नहीं हुआ तक। ठीक है, ठीक, कंटिन्यू रखते हैं। तो रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट ऐसे हो गया अपना कि यार ये दिख गया। अब मुझे लगा कि यार इस पे और काम करते हैं, कैसे बनाए। तो एक सैंपल डिजाइन बनाई मैंने। सैंपल डिजाइन यार इसमें खुल जाए तो अच्छा है, ऐसे तो मुझे चांस कम लग रहा है। ये क्लोज करते हैं इसको, और कोई टैब फालतू, ये टैब बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। Use this file open without, शायद ये मॉडिफाई होके कुछ कचड़ा हो जाएगा। अभी ऐसी दिख रही है, ये एक सैंपल डिजाइन, सैंपल चेसिस बनाई थी मैंने। अभी ये देखो, ये क्या है कि जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स थे जब मैंने ये सैंपल प्रिपेयर किया था, तब ये सैंपल्स के जो कंपोनेंट्स थे ओरिजिनल, तब उस ओरिएंटेशन में होंगे। फिर मैंने ये कंपोनेंट्स की डायमेंशन चेंज कर दी, एक का कंपोनेंट उड़ा दिया, तो ये इस चक्कर में दिक्कत आ गई। ऐसा थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। ये अपना वही नकल है। ये कैम्बर लिंक्स हैं, इनको अभी गायब कर देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। आ गया। ये व्यूज अलग अलग में देख लो, इसको मैं नीचे कर दूँ। और देखो, ये एक्चुअल व्यू ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ओरिएंटेशन थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मेरा स्क्रॉल बटन थोड़ा सा ना वो ढीला है। ये है एक्चुअल ओरिएंटेशन। दिख रहा है किसी को? समझ आ रही है? ये आउटबोर्ड एक्सेस है, इनबोर्ड एक्सेस ऊपर को इंक्लाइंड है, दिख गई सर। है ना? और चेस्ट मतलब इनबोर्ड एक्सेस ऊपर को इंक्लाइंड है, सिमिलरली इसमें भी। और इसमें मैंने थोड़ा ये भी चेंज किया है, नकल का डिजाइन चेंज किया है। ये अर्लियर डिजाइन थे जिसमें कॉन्सेप्ट इनिशिएशन चाह रहे थे कि कैसा होगा। ठीक है, अगर तुम प्रॉपर बनाना चाहते हो तो मैं कैम्बर लिंक इसमें ऐड करके और बना सकता हूँ। अभी ये दिख रहा है, ये कैम्बर चेंज हो रहा है ऐसे। तो इसी चेंज को कंट्रोल कौन करता था? कैम्बर लिंक। यहाँ से ऊपर से एक अटैच हो जाती थी लिंक यहाँ से यहाँ पर, और वो कैम्बर को कंट्रोल कर लेती थी। तो वो अभी लगा ही नहीं है क्योंकि बहुत पुराने डिजाइन हैं, तो मेरे को ओरिजिनल पार्ट्स इनके कहाँ हैं वो नहीं पता। बट सैंपल डिजाइन ऐसे प्रिपेयर करी थी मैंने, जिसके स्क्रीनशॉट्स तुम्हें पेपर में दिख जाएंगे। ये दिख रही है, ये इसी की है। और ये टॉप व्यू था। तो पेपर के अकॉर्डिंग क्या चल रहा था अपना सीन कि अपन कहाँ तक पहुंचे थे। ये सबको क्लियर था अल्फा क्या है। फिर कुछ कुछ मैंने पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए थे कि यहाँ से यहाँ तक की एवरेज लेंथ ऑफ द एच आर्म एल मान ली थी, और इसका इनिशियल जो इंक्लिनेशन है जैसे इसमें था, गायब हो गया अब तो। ये भी खोल सकते हैं।
डिजाइन। ये तो हो गया था क्लियर। हर उसमें यही हो रहा है, मैंने एक्चुअल यूज विदाउट कैम्बर लिंक्स मैंने सब जगह से उड़ा के रखी। इसलिए पूरा तहस नहस हो गया। लो गायब भी हो गया। फिर वो उसी को उसमें उड़ा दी। खराब हो रहा, खराब हो रहा। इसके पॉइंट को इससे मिला सकते हैं और ये और इसका है सेंटर पॉइंट। ठीक है यार, अभी मेट तो नहीं होगा वो, उसमें से बाहर ही आ गया। एक्चुअल ज्योमेट्री तो ऐसी है नहीं, एक्चुअल फाइल तो मेरे पास क्लियर है ही। चलो एक्चुअल ही खोल देते हैं यार तुमको ना। मैं चाह रहा था कि प्रोग्रेस ही दिखाऊं शुरू शुरू से कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, बट अगर उसमें कंफ्यूजन बढ़ रहा है तो अपन जो बन गई है एक्चुअल रिसर्च बोलते हैं। ओल्ड है ये, सॉलिडवर्क्स प्रोजेक्ट एडिट। आई होप यही हो एक्चुअल फाइल। ये है, ये तो एक्चुअल प्रोजेक्ट है ये, बट बहुत आगे आ गए हैं अपन इसमें। इसमें तुम्हें सारी चीजें दिख जाएंगी क्लियरली। अभी अपन यही पहुंचेंगे कि एच आर्म कैसे बेनिफिट कर रहा है और एच आर्म का जो इंक्लिनेशन है वो कैसे हेल्प कर रहा है फोर व्हील स्टीयरिंग। तो तुम्हें इसमें भी एच आर्म जो है इसमें क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो है एच आर्म का जो इंक्लिनेशन है वो कैसा है। अगर मैं व्यूज में दिखा दूं तुम लोग को तो तुम देख लो इसमें, ये एक्चुअल ज्योमेट्री है, ये प्रोजेक्ट का काम है। तो इनबोर्ड एक्सिस का रियर पॉइंट नीचे है एज कंपेयर टू इनबोर्ड एक्सिस का फ्रंट पॉइंट। समझ आ रहा है सबको? यस सर। है ना? और सिमिलरली आउटबोर्ड एक्सिस का तुम देखोगे तो मैंने आउटबोर्ड एक्सिस का जो अल्फा है वो उल्टा दिया है, मतलब नेगेटिव में दिया है, नीचे को इंक्लाइन करके। तो उसका मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों नीचे को करके। क्या होता है कि जो तुम्हारा स्टीयरिंग, पीछे का जो स्टीयरिंग है ना वो अल्फा पे डिपेंडेंट आएगा आगे जाके। उसमें फॉर्मूला है जो, ये जो फॉर्मूला है ना, कहाँ गया? हाँ ये टो आउट मतलब, सॉरी टो आउट उसको उस सेंस में मतलब वो वाला टो आउट। बट जो स्टीयरिंग का जो एंगल आ रहा है, अभी अभी ऐसे समझो उसको कि ये जो स्टीयरिंग का एंगल आ रहा है वो अल्फा पे डिपेंडेंट है। तो जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा स्टीयरिंग एंगल निकलेगा। रिलेटिव एंगल इनबोर्ड और आउटबोर्ड का जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा स्टीयरिंग इफेक्ट मिलेगा। मतलब जो अपन सिमुलेशन में देख रहे थे ना, पीछे के टायर भी टर्न हो रहे थे ऐसे ऐसे, वो उनकी जो टर्निंग है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर मैंने अल्फा बढ़ा दिया तो, और डिक्रीज हो जाएगी अगर मैंने अल्फा कम कर दिया तो। समझ आ रही है ये बात? तो अल्फा को इंक्रीज करने के दो तरीके थे। इनबोर्ड एक्सिस का इंक्लिनेशन, जैसे इसमें देखो ये जो लंबी वाली है जो, वो इनबोर्ड एक्सिस है, और इसमें जो आउटबोर्ड एक्सिस है वो मैंने स्ट्रेट बनाई है।
तो स्ट्रेट इसलिए बनाइए ताकि मेरे कैलकुलेशन इजी हो जाए दिखाने के लिए, बट एक्चुअल में मैं उसको स्ट्रेट नहीं बनाऊंगा। एक्चुअल में जो डिजाइन करी है मैंने उसको नेगेटिव में करी है, मतलब अगर इनबोर्ड एक्सेस आगे से ऊपर को उठ रही है तो आउटबोर्ड एक्सेस आगे से नीचे को जा रही है, जिससे अल्फा जो है रिलेटिव एंगल दोनों का इस प्रोजेक्शन प्लेन में वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो यही तुम्हें इस डिजाइन में नोटिस किया होगा तुमने। ठीक है, बाकी आगे की चीजें जो इसमें हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम लोग को अभी कुछ मजा आया उसमें पढ़ने में तो देखना पढ़ के एक बार। बाकी तो यही है, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी हट गई है तो तुम्हें ऐसे असेंबली दिख रही है ना, इसमें समझ आ जाएगी थोड़ी सी। रिम ट्रांसपेरेंट कर दिए तो पीछे ये नकल है, ये हब है, हब नकल में ऐसे फिट होता है, ये बीच में ड्राइव शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट ऐसे जा रही है, समझ आ रहा है, ये ड्राइव शाफ्ट। तो यही अड़ती थी पहले, मतलब पहले क्या अपनी डिजाइन में, इसलिए जो आर्म में जो सस्पेंशन स्ट्रट था ओरिजिनल गाड़ी का वो ऑफसेट पे था। ये ब्राउन कलर का जो बार है ये अपनी गाड़ी में नहीं लगा है जो गाड़ी खड़ी है, बट ये है एंटी रोल बार, और इसका यूज आगे समझ आएगा कि इसका यूज क्या है। ठीक है, ये है एक्चुअल डिजाइन, फाइनल फाइनल डिजाइन है ये रिसर्च की जो मैंने बनाई थी। बट ये भी कहीं से स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे इवॉल्व हो के ऐसे पहुंची है। मैं चाह रहा था कि स्टार्टिंग से जाएं, लेकिन जो स्टार्टिंग की डिजाइन है वो इतनी डिस्टॉर्ट हो गई है क्योंकि उन्हीं के कंपोनेंट्स मैंने फाइनल में यूज करे हैं। फाइनल में मॉडिफिकेशन में करते जाता था और पुराने में उस हिसाब से ऑटोमेटिकली होती जाती थी, तो पुराने का कंपोनेंट चेंज हो गया अगर, तो वो वहां पे वो मेट बैठेगा ही नहीं, तो उसमें वो फिर एरर दिखाने लगेगा, अनडिफाइंड ज्योमेट्री अनडिफाइंड। मतलब सॉलिड वर्क्स कभी असेंबली में जाओगे इतना डिटेल में तो समझ आएगा। ठीक है, बाकी एक बार फिर अब ये पढ़ना, अभी तुम्हें इतना क्लियर हुआ ना, तो एक बार ये कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना, आराम आराम से अच्छे अच्छे से कोशिश करना पढ़ने की। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया ये समझने की कोशिश करना। ये सेम डायग्राम मैंने रफ वर्क में मेरे बना के रखा है, सेम। पहले मैंने रफ वर्क ये डायग्राम पहले रफ वर्क में ही बनाया था मैंने, ये वाला। इसको समझने की कोशिश करना। इसमें क्या किया है कि जो बीटा एंगल है वो एंगल को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट किया है। मतलब तुमने कहीं सुना होगा कि जैसे ओमेगा है, अब चलो अभी सेशन क्लोज करके थोड़ा ऐसे ही फिजिक्स की बातें कर लेता हूँ, बेसिक है ना। स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, दिखाओ भाई अपना अपना चेहरा दिखाओ, कैमरा ऑन करो कि भाई समझ आ रहा है। कि मेरे को आज लगा कि मैं आज अपनी ट्रिप में था। वाह यार शिव भाई, अच्छे दिख रहे हो यार तुम तो। कल कहाँ थे? कल कैमरा ऑन नहीं किया तुमने? सर कल मैं आधे सेशन में के बाद चला गया था। अच्छा, कहाँ गए थे? सर वो मम्मी को थोड़ा काम था। ठीक है ठीक है। और बाकी लोग कुछ इंटरेस्ट फील हो रहा है? कनिष्क भाई ने आज देखे, कनिष्क भाई बहुत टाइम बाद हर क्लास में आ रहा है कि किसी किसी में आता है? सर पिछले 2 क्लास से नहीं आ रहा था सर। क्या हुआ है भाई, कहाँ बिजी हो? सर वो हॉस्पिटल लेके जाना था, एक हमारे पड़ोसी उनको ऑपरेशन अरे होने वाला है इसलिए। अरे भाई कोई नहीं, टफ टाइम्स है भाई। कैसा रहा भाई सेशन? कैसा, किसी को कुछ आया समझ? आज समझता है। समझ आ रहा है, मैं कोशिश तो करता हूँ यार समझाने की, बट वो बहुत ज्यादा टाइम इसलिए कंज्यूम हो जाता है उसमें निकलते निकलते। तो अभी उसको वो बीटा वाला जो चीज है ना, उसको समझने के लिए क्या करना कि बीटा एंगल जो है उसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करो। ओमेगा पता है सबको वेक्टर क्वांटिटी होता है ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? एंगल अपॉन टाइम। तो टाइम का तो कोई वो नहीं है, वेक्टर स्केलर कुछ नहीं है ना, टाइम तो अलग ही डायमेंशन है। तो जो थीटा है वो भी सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटी ही है। अगर थीटा है, अगर किसी एक्सिस के अबाउट एक थीटा घूम रहा है, उस एक्सिस की मैं अगर कंपोनेंट ले लूं, जो मैंने इनबोर्ड एक्सिस में इंक्लिनेशन दिया, उस इनबोर्ड एक्सिस को मैं ऐसा समझूं कि एक इनबोर्ड एक्सिस
लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में है और एक वर्टिकल प्लेन, मतलब एक्सिस के कंपोनेंट कर दिए, और उस एक्सिस के अबाउट जो एंगल घूम रहा था सिमिलरली उसके भी कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल का कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है जो ऐसे घुमा रहा है एच आर्म को, वो तो एच आर्म को ऐसे घुमाएगा और स्ट्रट को कंप्रेस करेगा और टायर को ऊपर उठाएगा, मतलब जो ये जो टायर घूम रहा है इसको ऊपर उठाएगा। लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन का, मतलब इंक्लिनेशन से दो कंपोनेंट निकले एंगल के, बीटा एंगल के। बीटा एंगल क्या है बेसिकली, अगर ये मेरा हाथ इनबोर्ड एक्सिस है, मैं 1 मिनट स्पॉटलाइट डाल देता हूँ, है ना। तो अगर मेरा ये हाथ पहले ऐसा स्ट्रेट था, है ना, अभी इसमें इंक्लिनेशन ऐसा हो गया, तो पहले ये मेरी इनबोर्ड एक्सिस है, ये वाला हैंड मेरा, और ये मेरी आउटबोर्ड एक्सिस है। तो पहले दोनों पैरेलल हैं और आउटबोर्ड एक्सिस इसके अबाउट ऐसे रिवॉल्व करती थी, ऐसा पूरा एकदम, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइंस ऐसे रिवॉल्व कर रही, तो एक अगर ये रिवॉल्व करती जाएगी पूरा एक सर्कल काट देगी तो एक होलो सिलेंडर बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इंक्लिनेशन दिया और इसको इसको नेगेटिव में नहीं, इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस इसको मैंने स्ट्रेट रखा, अभी मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा ना तो ऐसा ऐसा निकलेगी, मतलब ऐसा कोनिकल शेप बनेगा, समझ रहे हो। तो क्या किया, इसको इसके अबाउट घुमाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, इसी मतलब घूम तो इस एक्सिस के अबाउट रहा है जो इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड में अगर मैं मैग्नीट्यूड मेजर करूं, अगर उसका मैग्नीट्यूड बीटा है, और बीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड जिसका बीटा है और एक वेक्टर, वेक्टर एंगल का वेक्टर सेम ओमेगा के टर्म्स में मान लो। ओमेगा कैसे कैलकुलेट करते हो, राइट हैंड थंब रूल से। तो ये एक्सिस है इंक्लाइन और ये तुम्हारा रोटेशन है, तो थंब कहाँ जा रहा है, पीछे, ऐसे राइट टायर की बात कर रहा हूं मैं, कोई अगर लेफ्ट टायर की बात करोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो थंब बीटा का रोटेशन, उसका तुम डायरेक्शन निकाल लो तो वो इस एक्सिस के अलाउंग पीछे को आएगा। और सिमिलरली दूसरे साइड के टायर में अगर वो नीचे को जा रहा है तो बीटा का इंक्लिनेशन अगर ऐसा है तो वो ऊपर को जाएगा। तो दो दो सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम मैं एक बार वापस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तुम देख लो। ये डायग्राम में देखो, अब दिख रहा है किसी को, ये इनबोर्ड एक्सिस के अलोंग जो एंगल है बीटा, वो बीटा का जो डायरेक्शन है वो ये है, ये डायरेक्शन है बीटा का। जैसे ओमेगा का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं ना एज पर राइट हैंड थंब रूल, तो ये बीटा का डायरेक्शन है तुम्हारा। तो बीटा के इस डायरेक्शन को मैंने क्या किया, कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, ऐसे और ऐसे, समझ आ रहा है। सिमिलरली दूसरे टायर के लिए बीटा का डायरेक्शन उल्टे में होगा, या बीट दूसरे टायर के लिए नहीं, सॉरी, दूसरे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के लिए, अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, राइट हैंड थंब रूल ही फॉलो किया है, तो ये ऐसे कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ये वाला कंपोनेंट निकल रहा है ना बीटा का साइन अल्फा, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन अल्फा है और ये वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर का डायरेक्शन ये है, और इसको मैं दो एंगल्स में इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा। तो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आए बीटा कॉस अल्फा और बीटा साइन अल्फा, ये मुझे अलग अलग रिजल्ट्स देंगे। अब इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है ना, इसकी हेल्प से आगे का पेपर समझने की कोशिश करो। जो रफ वर्क है उसको भी पढ़ सकते हो, जो पेपर है उसमें थोड़ा इन डेप्थ समझाया है। रफ वर्क का ये वाला पेज अगर तुम समझ गए ना, ये वाला पेज, तो ही तुम्हारा रिसर्च का आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। जो मेरा रिसर्च है वो आधे से ज्यादा समझ जाओगे। आगे का जो पार्ट है ना, ये कैलकुलेशंस का, ये तो वो है मैथमेटिक्स है, ये इसमें कुछ भी नहीं है समझने के लिए डिफिकल्ट। और ये सब चीज़ें, ये सब भी वही है, सॉल्यूशंस हैं जो दिक्कतें आगे आएंगी, बट कॉन्सेप्ट जो है, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो यही है। ये कॉन्सेप्ट निपटा दो तुम, तुम्हारा हो जाएगा। तो पेपर अपना ये रहा, कहाँ करना, ये कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना पढ़ना, कैलकुलेशन फॉर टो जनरेट पूरा ही पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक, रिलेशन, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये समझ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। आगे की क्लास मेरे लिए भी लेना इजी हो जाएगी, तुम लोग को भी इजी होगा समझने में, ठीक है। रिलेशन फॉर स्टीयर एंगल एंड टर्निंग रेडियस बीटा, ये रिलेशन जो है
ठीक है इम्पोर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा इसको अभी मत घुसना इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे एकदम से समझ नहीं आ जाएंगी। मोटा मोटा तो ये फिगर नंबर 20 और 21 पे क्लिक करके देख लेना, तुम्हारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस में ये बम्प, जब दोनों टायर साथ में बम्प होंगे तो दोनों फैल रहे हैं, दोनों साथ में ड्रूप जा रहे हैं, दोनों अंदर जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। ये भी सिमुलेशन वीडियो शायद उसमें दिख जाएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको सॉल्व कैसे किया, प्राइमरी सेकेंडरी सस्पेंशन असेंबली यूज करके। फिगर नंबर 34 और 35 भी अपने क्या है, हाइपर लिंक्स हैं, तो खोल के देख सकते हो उनको। अगर अल्फा का इंक्लिनेशन में नेगेटिव कर दूं तो नेगेटिव 4 व्हील स्टीयरिंग की जगह पॉजिटिव 4 व्हील स्टीयरिंग भी बना सकते हैं। मतलब फ्रंट के टायर मैंने जहां मोड़े, रियर के टायर भी उस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। ये यूज होता है हाई स्पीड ओवर टर्निंग के लिए। मतलब जो रेस कार्स हैं उनमें अगर मैं ये सिस्टम एस्टेब्लिश कर दूं तो उनके लिए जो ओवरटेकिंग वाला काम है ना, बहुत इजीली हो जाएगा। मतलब बहुत मिनिमम बॉडी रोल में, बहुत मिनिमम मोमेंटम चेंज में तुम ओवरटेक कर सकते हो। मतलब यहाँ पर्पस अपना टर्न लेना नहीं है, गाड़ी को घुमाना नहीं है, यहाँ पर्पस है स्ट्रेट चलती हुई गाड़ी को खिसका के जाना और फिर वापस खिसका के सही जगह आना। मतलब ओवरटेक लेफ्ट से करते हैं ना, तो पहले लेफ्ट में घुमाया स्टीयरिंग, पीछे के टायर भी लेफ्ट में घूम गए ड्यू टू बॉडी रोल, और फिर राइट में घुमाया, पीछे के टायर भी राइट में घूम गए। तो वो उसको इमेजिन करो कि तुम हाई स्पीड में जब ओवरटेक कर रहे हो तो तुम्हें क्या बेनिफिशियल रहेगा। 4 व्हील स्टीयरिंग में तो तुमने निकल ही जाओगे अपनी दुनिया में। लेफ्ट जैसे ही घुमाया तो शार्प टर्न लेते हैं 4 व्हील से, नेगेटिव 4 व्हील स्टीयरिंग में। ये है पॉजिटिव 4 व्हील स्टीयरिंग। शुरू में डिफाइन कर दिया था मैंने क्या है, बस इतना थोड़ा बहुत। अब तुम मतलब ये हो कि कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, इतना मैंने बता दिया है। तो करना कोशिश, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ।